गुड इवनिंग। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग महाजनपद पढ़ाने की बात कहते हैं आज। महाजनपद क्या था तो देखिए ध्यान से हम लोग पहले महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। देखिए अगर टाइमलाइन की अगर बात करेंगे टाइमलाइन की तो इसे आप अगर समझिए कि जीरो इधर के समय को हम लोग कहते हैं ईसवी, इधर के समय को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इधर वाले क्या कहेंगे ईसवी, अंग्रेजी में कहते हैं एनो डोमिनी एडी, इसे कहते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पाषाण काल। इस समय आपको क्या मिलेगा पाषाण काल, पाषाण काल। आप बताइए पाषाण काल के बाद मानव कहाँ आया तो सिंधु सभ्यता में आया। मानव कहाँ आया बाबू, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, आप इसे हड़प्पा सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद मानव कहाँ आया तो हड़प्पा सभ्यता के बाद मानव आया वैदिक सभ्यता में। किसमें आया, वैदिक काल में। कितने लोग बता सकते हैं वैदिक काल कब से कब तक था, वैदिक काल में आया। वैदिक काल के बाद मानव जाएगा महाजनपद में। कहाँ जाएगा, महाजनपद में। ये हो गया महाजनपद, महाजनपद। इसी में राजा महाराजा आएंगे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। आगे बढ़े, देखिए वैदिक काल कब से कब तक था, 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता कहाँ तक था, 2500 ईसा से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये सारी चीजों को आगे बढ़े। चलिए देखा जाए हम कहां पढ़ने जा रहे हैं बाबू, महाजनपद का काल। महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है पूरा महाजनपद। ठीक है, महाजनपद पहली सदी तक जाता है और इसी महाजनपद के काल में महात्मा बुद्ध आए थे। इसी महाजनपद के काल में महावीर स्वामी आए थे। जनपद क्या होता है, बड़े बड़े राज्य। महाजनपद, जनपद मतलब जिला, महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े राज्य को महाजनपद कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखिए, देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं तो हम महाजनपद को देखते हैं। महाजनपद की संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवतीपुर में 16 महाजनपद की चर्चा है। इन 16 महाजनपदों को अगर ध्यान से देखते हैं बाबू, इन 16 महाजनपदों में किस कौन महाजनपद है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है हसीन मसुक्सा। हसीन, देखिए पहले तो हम 16 महाजनपद देखते हैं, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा था इसको देखते हैं, उसी राजाओं को देखेंगे। देखिए पहले मानव कबीले में रहता था, फिर गांव बनाया, फिर जन बनाया, फिर जनपद बनाया, फिर महाजनपद बनाया था। महाजनपद 16 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 थे, बिहार में 3 थे। अब ये सारे अब टोटल पाकिस्तान में कितने महाजनपद थे, 2, तो 16 महाजनपद थे। इन सारे महाजनपदों का यहाँ लिस्ट है, आपको राजधानी याद रखना है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जहां पे ये क्या नाम है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कंबोज की राजधानी हाटक थी, मत्स्य की थी विराटनगर, पुरु का था इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, कोसल का श्रावस्ती, पंचाल का अरिछंद। ये महाजनपद थे। इस तरह करके 16 महाजनपद थे। चेदी महाजनपद का शक्तिमती, वत्स का कौशल था, काशी का वाराणसी, मल्ल का कुशीनगर, अस्मक का पाटन था, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती था, और वहीं वज्र का वैशाली था, अंग का चंपा और मगध। इसमें जो मगध महाजनपद था, इन सारे महाजनपदों पे कब्जा कर लिया। तो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, महाजनपद में था मगध महाजनपद। 16 महाजनपद जो थे, इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद अगर कोई था तो मगध महाजनपद था, जो बाकी के 16 महाजनपद को अपने अधीन मिला लिया था। बाकी के महाजनपदों को अपने अधीन मिला लिया था। ठीक है सर, ऊपर करो तो क्या कर रहा है, और ऊपर सर, चलिए हाँ, जिसमें जीएस पूछता है सब आएगा उसमें। ठीक है, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। इस पर कुल 7 वंशों ने शासन किया। इतना बड़ा 16 महाजनपद में कुल 7 वंशों ने शासन किया। शॉर्टकट ट्रिक है हसीन मसुक्सा, शॉर्टकट ट्रिक है हसीन मसुक्सा, शॉर्टकट ट्रिक है इसका हसीन मसुक्सा। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, हसीन मसुक्सा, हसीन मसुक्सा है इसका शॉर्टकट ट्रिक। अब देखिए इसमें क्या क्या है भैया, सबसे पहला वंश हरियंक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर से हरियंक वंश, हर से शिशुनाग वंश, हर से नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। देखिए इसमें कर्ण वंश किसी काम का वंश नहीं है, कर्ण वंश किसी काम का वंश नहीं है, ज्यादा कुछ काम ही नहीं किया कर्ण वंश ने। तो हम लोग को पढ़ना है पहला कौन सा वंश, हरियंक वंश। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला वंश कौन सा था, ऐतिहासिक वंश पहला कौन सा था, हरियंक वंश। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश का नाम हरियंक वंश, भारत का पहला ऐतिहासिक वंश का नाम हरियंक वंश। ठीक है, चलिए तो हरियंक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, नंद वंश को अंत करेगा मौर्य वंश। इन सभी वंशों में सबसे महान अगर कोई वंश था तो वो मौर्य वंश था। सबसे महान अगर कोई वंश था तो मौर्य वंश था। सबसे महान वंश कहेंगे तो कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश। सबसे महान वंश मौर्य वंश। उसके बाद देखिएगा कौन कौन वंश आएगा, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये देखिए 3 वंश इधर और 3 वंश इधर। इन सातों के बीच में जो था वो मौर्य वंश था। इसी में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सारे खतरनाक सब इसी में आएंगे। तो पहले ये 3 छोटे छोटे वंशों को निपटा देते हैं, फिर बाद में इन छोटे छोटे को निपटा देंगे। इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। अब बताइए हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश को यूं निपटाते हैं लोग। चलिए रेडी है तो निपटाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला वंश कौन आएगा, हरियंक वंश। हरियंक वंश के इस वंश से पहले बृहद वंश था, बृहद वंश था जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। हरियंक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। हरियंक वंश के संस्थापक का नाम क्या था, बिंबिसार। इसने राजधानी किसे बनाया था, राजगिरी को। राजधानी किसे बनाया था, राजगिरी को। विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य बनाता था। हरियंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार था। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था और ये अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध भी करता था और जहां देखता था किसी राजा की बेटी से विवाह करके उसका कुछ साम्राज्य दहेज में ले लेंगे तो वहां भी करता था। तो बिहार में दहेज बहुत प्राचीन परंपरा है। तो साम्राज्य ले ले रहा है सब दहेज में, बताइए साम्राज्य ले ले रहा है सब दहेज में। विवाह के माध्यम से भी साम्राज्य का विस्तार करता था। इसकी देखिए पहली पत्नी महाकोसला, दूसरी पत्नी राजकुमारी चलन्ना, तीसरी पत्नी हेमा। आप बताओ ये भैया ये 3 को ब्याह कर रहा है, ये तो पक्का देखो जो 3 को ब्याह करता है ना वो पृथ्वी पे नरक देख लिया बेचारा। आज के समय में जो 3 को ब्याह करेगा वो पृथ्वी पे नरक देख लेगा। उस समय की महिलाएं सीधा होती थी सब, आज की महिला सब बताओ, तुम ही लोग बताओ। हे भगवान 3 को ब्याह किया, अरे बाप हो बाप, इसको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, इसको वीरता पुरस्कार देना चाहिए। सोचिए महिला को आप कम समझते हैं, बहुत बहादुर होती है महिला, सारा दुख दर्द मुसीबत सब झेल ले जाती है और पुरुष उस महिला को झेल ले जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। 3 को पत्नी थी यहाँ पर, महाकोसला, चिलन्ना और क्षेमा। महाकोसला, चिलन्ना और क्षेमा, महाकोसला, चिलन्ना और क्षेमा। समझा गया। और इतनी पत्नियां थी तो भाई बच्चे भी ज्यादा होंगे और बच्चे ज्यादा होंगे तो उसमें कोनो सौतेला निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा। या महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था। महात्मा गौतम बुद्ध के इलाज के लिए राजा जीवक को भेजा गया था, अंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर इसके यहाँ एक वैद्य रहते थे जिसका नाम था जीवक। तो मगध का पहला राजा का नाम क्या था बाबू, बिंबिसार। मगध का पहला राजा का नाम था बिंबिसार और इसके दरबार में सबसे प्रमुख वैद्य रहते थे जीवक, जिसने महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भेजा गया था। उस समय का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और बिंबिसार जो था बाबू आपका बिंबिसार
बिंबिसार जो था वो राजगीर को राजधानी बनाया था। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। युद्ध भी करता था और विवाह से भी कर लेता। इसका बेटा था अजातशत्रु। इसका बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम था कुणिक, पितृहंता, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ था जिसका शत्रु ही पैदा न हुआ हो। अजातशत्रु, इसको कुणिक कहते हैं, पितृहंता कहते हैं, या शत्रुओं का नाश करता है, अपने बाप को मार दिया। इस बताइए भारत की शुरुआत कैसी होती है? भारत की शुरुआत पढ़ेंगे तो मगध नरेश से चालू होगी। बिंबिसार वंश के संस्थापक, सॉरी, हयंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की 3 पत्नियां महाकोसला, चलन्ना और क्षेमा। महाकोसला, चलन्ना और क्षेमा। इसका बेटा उदयन, इसका बेटा अजातशत्रु, सॉरी, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने बाप को मार दिया। अजातशत्रु किसे मार दिया? अपने बाप को मार दिया, अपने पिता को मार दिया। इसलिए क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता यह जो था काफी ज्यादा युद्ध प्रेमी था, युद्ध में बहुत जीता था। यहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थापना करना है, आगे जाके रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग करता है, राजगीर को किलाबंदी करा देता है। इसके शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके समय बहुत पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके समय पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करने वाला अजातशत्रु। यही कारण है कि अजातशत्रु का बेटा उदयन अपने पिता की हत्या कर दिया। अजातशत्रु का बेटा उदयन अपने ही पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अपने ही पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और अगला शासक बन गया उदयन। उदयन नहीं राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लाया था। उदयन नहीं राजधानी कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र को लाया था। पाटलिपुत्र को, ये भी अपने पिता को माना था, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इस वंश में सब अपने बाप को मार रहे थे सब, इसलिए इस वंश का नाम हो गया पितृहंता वंश। इस वंश का ही नाम हो गया पितृहंता वंश। देखिए राजाओं में ये बहुत पहले से रहा। औरंगजेब को देखिए अपने बाप को जेल में डाल दिया, तो ये बहुत होते रहा है। राजाओं में राजतंत्र बहुत खराब चीज है। मूवी देखिए, भल्लाल देव अपनी मां को मार देता है। मूवी देखिएगा तो कहानी अगल थोड़ी दिखाता है। राजतंत्र में यही सब होते रहता है। राजभोग, राज सिंहासन इतना वो हो जाता है कि अपनी माता की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? पितृहंता कहा जाता है इसे, पितृहंता। इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का नागदशक। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक। दोबारा देखिए इस वंश के बारे में। देखिए वंश का नाम हर्यंक वंश। वंश का नाम हर्यंक वंश। रेडी? इसमें कितने राजा का नाम याद रखना है? तो 3 राजा का नाम याद रखना है। कौन कौन राजा का नाम याद रखना है? तो सबसे पहला बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरा किसका नाम याद रखना है? अजातशत्रु। तीसरा क्या? उदयन। 3 नाम याद रहेंगे। चलिए, अजातशत्रु के दरबार, बिंबिसार के दरबार में कौन से वैद्य रहते थे? जीवक। ये जीवक वैद्य किन 2 लोगों का इलाज किया? महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया था, महात्मा बुद्ध का इलाज के लिए भेजा था। और ये जीवक महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी, इनका भी समकालीन था स्वामी। तो जीवक नामक वैद्य बिंबिसार के दरबार में रहते थे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के दरबार में रहते थे। अजातशत्रु जो था इसे पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता, हंता मतलब मारने वाला, पितृहंता। और इसी ने वैशाली को जीत लिया था। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, इसे भी पितृहंता कहता है, पितृहंता कहता है। अगर आपको इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं। इसे कौन सा शहर जीता था? वैशाली को जीता था। वैशाली। इसने राजधानी किसे बनाया था? तो पाटलिपुत्र को। अब बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगीर। राजगीर, राजगिरी, राजधानी क्या थी? राजगिरी। बिंबिसार के बारे में बस अगर हर्यंक वंश के बारे में इतना याद है तो बहुत है। सर रेलवे का सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तो बोलिए। सर दिल्ली के टीचर लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ आप बताइए। बाबू अब इसमें हम क्या बताएं, वो लोग स्वयं में शिक्षक हैं लोग। देखिए कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के हित में कई बार हम लोग को बहुत चीजें, सबसे पहले होना चाहिए कि बच्चों के हित में कोई काम हो तो ठोस हो। अब इतना ज्यादा हो जाता है ना, इससे बच्चों का फेथ टूटता है। तो बाकी सारे टीचर लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अब उन लोग को कॉल करते हैं हम भी, कि आप लोग ये सब जो कर रहे हैं इससे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। एसएससी बैठ के जो देख रही होगी कितना खुश होगी वो, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे होंगे वो देख के तो खुशी होंगी, बच्चों की बर्बादी देख के एसएससी को इससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी। और बड़ा दुख होता है जब बच्चे कहते हैं कि सर शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं। एक बच्चा क्या लिख रहा है, सर पहले कहा जाता था कि बच्चे न लड़ो। अब देखिए बाबू हम लोग क्या ही कर सकते हैं, वो स्वयं में टीचर है लोग। अब चलिए अब हम देखते हैं बाबू। अब देखिए टीचर लोगों को भी अपना, अब बड़ा अजीब लगता है एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के बारे में कुछ बोलता है उल्टा सीधा, चीजें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती है। हम तो सोचा खुद ही टीचर्स के ग्रुप के एसोसिएशन के बाहर है, हमारा कोई एसोसिएशन में नहीं रखा गया है, ना ही किसी के डिस्कशन में। हमको कहते हैं कि भाई जो छात्रों के हित में होगा आपस में डिस्कस करके हमको बताइएगा, हम हमेशा सहयोग में खड़े रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, अगला वंश का नाम शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश में क्या क्या आएंगे, 2 राजा याद रखना है। एक याद रखना है शिशुनाग, शिशुनाग। दूसरा याद रखना है आपको, बड़ा ज्यादा पूछता है, कालाशोक, कालाशोक। देखिए शिशुनाग वंश का सबसे योग्य शासक का नाम क्या था? कालाशोक। शिशुनाग वंश के सबसे योग्य शासक का नाम क्या था? कालाशोक। कालाशोक सबसे ज्यादा योग्य था शिशुनाग वंश में। देखते हैं हम लोग, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, लेकिन इस वंश के सबसे योग्य शासक थे शिशुनाग ने तो राजधानी वैशाली लेके गए थे शिशुनाग वंश के, लेकिन इस वंश के सबसे योग्य शासक थे कालाशोक। कालाशोक जो था इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे, और यह दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 चीज याद रखें काम खत्म हो जाएगा। 2 चीज याद रखें काम खत्म, एकदम शॉर्टकट में आपको बताते हैं, एकदम जिससे सवाल सीधे आता है। शिशुनाग ने राजधानी किसे बनाया था? वैशाली को। राजधानी किसे बना दिया? वैशाली, वैशाली को बना दिया। और इनके समय क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति है, बौद्ध संगीति। कितने लोग बता सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व।
जबकि पहली बौद्ध संगीति किसके हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय थी। कितने लोग बता सकते हैं पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 483 ईसा पूर्व। दोनों याद रहेगा। इससे ज्यादा आपको शिशुनाग वंश में कुछ पूछे नहीं करेगा। शिशुनाग वंश में इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। शिशुनाग वंश में बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपको शिशुनाग वंश में नहीं पूछेगा। क्या कर रहा है कि कौन? कोई डाउट है तो पूछो बाबू। चलिए अब हम देखते हैं आगे। समझिए बाबू, अगला वंश आएगा नंद वंश। अगला वंश आएगा नंद वंश। अगला वंश आएगा नंद वंश। नंद वंश में सवाल आएगा क्योंकि इसी वंश को अंत करके बनेगा, तो इसमें दो आ जाएंगे। धना, एक आएगा महापद्म नंद, एक आएगा धनानंद। धनानंद, धनानंद। महापद्म नंद के बारे में देखिएगा, इसने सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसने धनानंद सबसे ज्यादा अत्याचारी था। अत्याचारी, सबसे ज्यादा अत्याचारी कौन था? धनानंद। इसी धनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए इन चाणक्य नाम के गुरु जो थे, चाणक्य, चाणक्य इसको अवगत कराने आए थे। इसने चाणक्य की क्या किया? अपमान कर दिया। तो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से किसकी सत्ता हिला दिया? धनानंद को। धनानंद को मारकर राजा बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। धनानंद को मार के राजा बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। धनानंद को मार के राजा बना दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। आगे बढ़े। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और धनानंद, धन से आनंदित होने वाला कौन था? धनानंद। इसे बहुत ज्यादा अत्याचारी था। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ था। इसने चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से किस पर आक्रमण करा दिया? धनानंद पर। और किसकी मृत्यु कर दिया? धनानंद की मृत्यु हो गई। धनानंद का अंत कर दिया। और धनानंद के अंत के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद के बाद अगला वंश कौन आता है? मौर्य वंश। धनानंद के बाद अगला वंश कौन आता है? मौर्य वंश। कौन सा आता है बाबू? मौर्य वंश। मौर्य वंश, ये वंश सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। मौर्य वंश, मौर्य वंश किसका अंत करता है? धनानंद का अंत करता है। और ये मौर्य वंश में ना आपको तीन ही राजा याद रखना है। ये तो याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये बहुत ही योग्य था, जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में जब सूखा पड़ा था तो वहां सुदर्शन झील बनवाया था। गोरखपुर के बाद जब अकाल पड़ा था तो साहगौर अभिलेख में जानकारी मिलता है किसने वहां फ्री में राशन बनवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब मगध में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सत्ता बिंदुसार को सौंपकर और दक्षिण भारत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां इन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश का अगला शासक था बिंदुसार। अब थोड़ा थोड़ा समझिए ध्यान से। इस वंश का अगला शासक का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। उसके बाद इस वंश का अगला शासक था अशोक। अशोक। इसके बाद इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं आए। लोग तीनों को शासकों को पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद भी कोनो काम का नहीं था। बेला, बेला कोनो काम का नहीं था। बिंदुसार, बिंदुसार तो कोनो काम का नहीं था। समझा क्या? कोनो काम का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कामों को जान देंगे तो कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। कौन सा झील गुजरात में बनाया था? तो सुदर्शन झील बनवाया था। सुदर्शन झील बनाया था। सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जूनागढ़ से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अकाल के समय इन्होंने साहगौर अभिलेख बना। साहगौर अभिलेख, साहगौर अभिलेख। इसमें किस चीज की चर्चा है? अकाल की चर्चा है। अकाल की चर्चा है। अकाल की चर्चा है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बहुत विद्वान थे। इनके दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका नाम की पुस्तक है मेगास्थनीज की। मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो इंडिका नाम की पुस्तक से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? इंडिका नामक से मिलती है। आगे बढ़े सर। धनानंद को राजपूत, हाँ, महापद्मनंद राजपूतों से नफरत करता था। इंडिका पुस्तक से कई बार क्वेश्चन पूछा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साहगौर अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। बिंदुसार के बारे में क्या है तो पहले समझते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो देख लेते हैं, पहले फुल लेंथ में देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट में बढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत तो बोलिए। बायोलॉजी का पीडीएफ दे दीजिए सर। अरे बाबू क्या पूछते हो? कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य मानता था जैन धर्म को। कौन सा झील बनवाया? सुदर्शन झील। कहां पर? जूनागढ़ में। सागवा अभिलेख में किसकी जानकारी? अकाल की। मेगास्थनीज राजदूत था, कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। अब ये भैया मेगास्थनीज आया कहां से था? तो मेगास्थनीज कहां से आया? तो मेगास्थनीज आए थे कहां से? तो ये सिकंदर के ऊपर, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया था सेल्यूकस निकेटर। क्या किसने किया था? सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया सेल्यूकस। किसने किया? सेल्यूकस। किसने आक्रमण किया? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह कर दिया। और सेल्यूकस के ही दूत थे कौन? मेगास्थनीज, जो इंडिका में रह गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यवन आक्रमणकारी, किस विदेशी को हराया था? सेल्यूकस नाम के यवन आक्रमणकारी यानी हराया था। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बोलिए। इतना ना आप लोग मैसेज कर देते हैं कि समझ में नहीं आता किसका जवाब दे किसका नहीं दे। आगे बढ़े। अरे बाबा फ्री होने लगा तो झमेला का चीज हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इससे पहले कौन सा शासक था? देखिए ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को। धनानंद के समय किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। थोड़ा सा हम लोग सिकंदर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद धनानंद के बारे में बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के बारे में समझते हैं, सिकंदर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईरानी आक्रमणकारी जो था उसमें देखेंगे हम लोग, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला का नाम था, खकमनी वंश के शासक का नाम था डेरियस। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था डेरियस, लेकिन सिकंदर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। सिकंदर ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? तो धनानंद के समय किया था। धनानंद सिकंदर ने आक्रमण जो किया था वो धनानंद के समय आक्रमण किया था। सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो धनानंद के समय किया था। सिकंदर का जन्म देखते हैं तो कहां हुआ था? मैसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया मूल नाम हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। उसकी माता का नाम ओलंपिया। अपने ही पति को ड्राम में पैक की थी, नीला ड्राम में पैक कर दी थी ओलंपिया। इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। इसकी पत्नी का नाम रेक्सोना। पत्नी का नाम रेक्सोना। घोड़े का नाम बुकेफराल। घोड़ा का नाम बुकेफराल, पत्नी का नाम रेक्सोना, गुरुजी का नाम अरस्तु। इसके गुरु का नाम अरस्तु। इसके गुरु का नाम अरस्तु। इसकी माता का नाम ओलंपियस। पिता का नाम फिलिप। मूल नाम अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर सिकंदर का। अब देखते हैं, ये मकदूनिया यानी मैसिडोनिया का शासक बना था और भारत पर आक्रमण जब किया था तो 326 ईसा पूर्व किया था। तो ये डेट याद रखना है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय 326 ईसा पूर्व चल रहा था। सिकंदर का नाम होता है अलेक्जेंडर निकेटर। 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय वहां के राजा कौन थे? पोरस थे। राजा पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस की वीरता को देखते हुए उसने इसको साम्राज्य लौटा दिया और अपना साथी बना लिया था। झेलम नदी पर यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। पोरस पराजित हुआ, किंतु उसकी वीरता देखकर सिकंदर ने उसे क्या बना लिया? मित्र बना दिया। अन्य विरोधी राज्य में और भी बहुत सारे राज्य थे जिसको इसने जीता था और समर्पित करने वाले राजा थे। अन्य विरोधी राज्य में कौन था? अभिशाप था, चुद्रक था, ये सब सिकंदर से लड़े थे। समर्पण करने वाला राजा कौन था? आम्बिक जो था, इसने सिकंदर से बिना लड़े आक्रमण कर दिया था। तो सिकंदर से लड़ा कौन था? पोरस। बहादुरी से कौन लड़ा था? राजा पोरस ने आक्रमण किया था। राजा पोरस ने। सिकंदर के जन्म कहां हुआ था? मैसिडोनिया में। भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। अब यहां हम लोग देखते हैं धनानंद के बारे में दोबारा। बाबू बताओ, धनानंद के समय किसका आक्रमण हुआ था? धनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था और राजा पोरस को हरा दिया था। हालांकि वहीं से उसकी सेना लौट चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका अंत किया था? धनानंद का अंत किया था और धनानंद के अंत करने के बाद शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार पूरा बैल था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक पिता का पुत्र था और एक पुत्र का पिता था। यानी इसके बारे में जानकारी लेना है तो या तो इसके पिता के बारे में पता कीजिए या तो इसके बेटा के बारे में पता कीजिए, क्योंकि इस ससुरा बैला कुछ किया ही नहीं। ये बैला कुछ किया ही नहीं। समझा कि नहीं गया? ये बैला कुछ भी नहीं किया। देखिए ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य शासक था, ये बकलोला कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसने सीरिया के शासक से, कहां के शासक से? सीरिया के शासक से शराब मांगा था। क्या मांगा था? शराब। कहा कि हमको शराब दीजिएगा पीने के लिए, ये शराब मांगा था। दूसरा क्या मांगा था? अंजीर मांगा था। अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, अंजीर मांगा था। और एक दार्शनिक मांगा था, दार्शनिक कि एक विद्वान दीजिएगा। तो इसने शराब दिया, अंजीर दिया, विद्वान नहीं दिया। सोचिए सीरिया का राजा कितना होशियार था। आगे बढ़े। हो रहा है। सीरिया के राजा से क्या मांगा था? शराब मांगा था। सोचिए। सर मोबाइल थोड़ा सा अभी बता देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए, सीरिया के शासक से शराब मांगने वाला कौन था? बिंदुसार। सीरिया के शासक से शराब मांगने वाला बिंदुसार था। बिंदुसार पूरा बैल था। बिंदुसार के समय कश्मीर में विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटा सुसीम को भेजा। सुसीम नहीं दबा पाया तो कश्मीर के विद्रोह को, जम्मू एंड कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। इसने विद्रोह दबा के किसकी, कौन सा शहर की स्थापना किया? श्रीनगर की। किस शहर की स्थापना किया? श्रीनगर की। तो अशोक ने किस शहर की स्थापना किया था? श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। सब बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्लास नहीं हो पा रहा है सर, टाइमिंग चेंज कीजिए। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है बाबू, चेक करते हैं। ठीक है, बफरिंग हो रहा है ज्यादा। अब देखो बाबू, आज ठीक करते हैं इसको। अब अशोक के बारे में कल बता देंगे, क्योंकि आज बफरिंग हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों का छूट जाएगा। आज इतना ही रन देते हैं। अशोक के बारे में कल बता देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए।